एनिमल एंड बर्ड्स के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, तभी तो साइबेरिया के पक्षी ठंड शुरू होने से पहले भारत आ जाते हैं। और साइबेरिया ही नहीं, दुनिया के कई कोनों से पक्षी इस देश तो कभी दूसरे देश पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई बॉर्डर नहीं रोक पाता। मगर क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी लाइन है जिसे ना कोई एनिमल, ना बर्ड और यहाँ तक कि समंदर के नीचे रहने वाली कोई फिश भी क्रॉस नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं और ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, और कैसे कोई इनविजिबल लाइन बर्ड, फिशेस और एनिमल को रोक सकती है। पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये कोई बॉर्डर नहीं बल्कि इनविजिबल सी लाइन है जो बाली और लॉम्बॉक आइलैंड के बीच है। मगर हैरानी की बात यह है कि लॉम्बॉक के क्रिएचर बाली नहीं जा पाते और बाली की बर्ड्स, एनिमल और फिश तक लॉम्बॉक नहीं जा पाते। मगर ऐसा होता क्यों है? आखिर कौन सी मिस्टीरियस पावर ने इस लाइन को क्रिएट किया है कि इंसान के अलावा इसे कोई भी जीव क्रॉस ही नहीं कर पाता? ये जानने के लिए आपको इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस को समझना होगा। असल में इस लाइन को वॉलेस लाइन कहा जाता है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो आज से लगभग 150 साल पहले एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जिनका नाम अल्फ्रेड रसेल वॉलेस था, ने इसे पहली बार डिस्कवर किया था। अगर बात की जाए अल्फ्रेड रसेल वॉलेस की, तो इन्हें कौन नहीं जानता। इन्हें नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के लिए जाना जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर अपने अकॉर्डिंग चूज करती है कि किस स्पीशीज या प्लांट को धरती पर रहना है और किसको नहीं। तभी तो टाइम पर बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो चुका है। वैसे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर उनकी बात की जाए तो इनका जन्म 1823 में इंग्लैंड की एक पुअर फैमिली में हुआ था। लेकिन ये गरीब भले ही थे, मगर उनकी फैमिली काफी इंटरेस्टिंग थी। उनके फादर एक कार्टोग्राफर थे, यानी कि वो मैप बनाते थे। मैप बनाने की वजह से उनके फादर अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते रहते थे। वैसे तो अल्फ्रेड रसेल वॉलेस शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज थे और वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, मगर गरीबी की वजह से उन्हें भी अपने फादर के बिजनेस में उतरना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई और वो इधर उधर अपने पिता की तरह जाकर मैप्स बनाने की नॉलेज लेने लगे। मगर अभी वो नहीं जानते थे कि उनकी यही जिंदगी उन्हें दुनिया भर में फेमस करने वाली है। असल में अपने फादर के साथ डिफरेंट प्लेसेस पर जाने की वजह से अल्फ्रेड को बहुत ही जल्दी ज्योग्राफिकल लोकेशंस और वाइल्ड लाइफ की जानकारी हो चुकी थी। यही नहीं, वाइल्ड लाइफ में उनका इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी तो वो जहाँ भी जाते थे वहाँ मौजूद पेड़ पौधे और इंसेक्ट्स के कुछ सैंपल अपने साथ ले आते थे। धीरे धीरे उनकी इकोनॉमिक हालत तो सुधरने लगी, मगर अब मजबूरी में शुरू किया गया काम उनका पैशन बन चुका था। इसीलिए 1854 में अल्फ्रेड रसेल वॉलेस अपने कुछ साथियों के साथ इंडोनेशिया आइलैंड के सफर पर निकल गया। अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अल्फ्रेड पहले सिंगापुर आया, फिर इंडोनेशिया और आखिर में बाली आइलैंड पर पहुंच गया। हालांकि इससे पहले वो बाकी के द्वीप पर अच्छे से घूम कर आया था, लेकिन अल्फ्रेड को सबसे ज्यादा पसंद बाली आया, क्योंकि यहाँ मौजूद वाइब और वर्ल्ड लाइफ उसे काफी अट्रैक्ट कर रहे थे। इसलिए वहाँ मौजूद जानवर और प्लांट्स को वो काफी डिटेल से एनालिसिस करने लगा। वो यहाँ एक अलग ही दुनिया को फील कर रहा था। तभी तो यहाँ प्लांट्स और एनिमल जैसे टाइगर, एलिफेंट, राइनो और बर्ड्स के बारे में वो एक एक चीज डिटेल से अपनी डायरी में नोट करने लगा, ताकि अपने देश जाकर सबको इनके बारे में बताया जा सके। लैंड पर मौजूद चीजों को एनालाइज करने के बाद अल्फ्रेड ने मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करने की सोची। इसलिए एक लोकल बोट लेकर वो बाली आइलैंड से 35 किलोमीटर दूर लॉम्बॉक आइलैंड पर पहुंच गया। मगर यहाँ उसने जो देखा, इसका उसे अंदाजा नहीं था। वो देखकर पूरी तरह से हैरान था। असल में अभी तक अल्फ्रेड ने बाली आइलैंड पर जो जानवर और पक्षी देखे थे वो काफी अट्रैक्टिव थे, मगर लॉम्बॉक आइलैंड पर जो पक्षी और जानवर थे वो बाली आइलैंड से पूरी तरह से अलग थे। यहाँ पर ड्रैगन, कंगारू, कोआला और बहुत से ऐसे जानवर और पक्षी थे जो सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर बाली आइलैंड में नहीं थे।
ये सब देखकर अल्फ्रेड वॉलेस और उसके साथ आए लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी दूरी में पक्षियों के बीच इतना डिफरेंस आखिर हो कैसे सकता है। अल्फ्रेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी ज्यादा घूमने की वजह से अल्फ्रेड बीमार हो गया था। बीमारी की वजह से उसे क्वारंटाइन कर दिया गया। अकेले कमरे में पड़े पड़े उसे कुछ ऐसा सोचने का मौका मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीमारी की हालत में ही उसने इस इनविजिबल लाइन के बारे में सोचा था। असल में उसने सोचा कि बाइली आइलैंड पर वो ही जीव पाए जाते हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में हैं, जैसे एलिफेंट, टाइगर, राइनो वगैरह। लेकिन लॉम्बॉक आइलैंड पर सारे ऐसे जानवर हैं जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जैसे कंगारू, कोआला और मॉनिटर लिजर्ड। इसीलिए इसी आधार पर अल्फ्रेड ने सबसे पहले ये थ्योरी दी कि आज से कई लाख साल पहले जब एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्ट रहे होंगे, मगर टाइम के साथ इंटरनल ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया अलग हो गए होंगे और एक दूसरे से टूटने की वजह से बीच की जगह समुद्र ने भर दी, जिसकी वजह से छोटे छोटे आइलैंड बन गए। इसलिए उस वक्त जो जानवर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर थे वो बाली, सिंगापुर और बाकी के एशिया में रह गए, मगर जो जानवर ईस्टर्न साइड पर थे वो इधर लॉम्बॉक और ऑस्ट्रेलिया में ही रह गए। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में समुंदर आ गया था, जिसकी वजह से टाइगर, एलिफेंट और कंगारू जैसे जानवर दूसरे कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनके लिए समुद्र को तैर कर जाना पॉसिबल नहीं था। इस तरह दोनों आइलैंड में जानवरों के अलग अलग होने की मिस्ट्री तो अल्फ्रेड ने सॉल्व कर ली थी, मगर अभी भी बची हुई 2 मिस्ट्री उनके दिमाग में घूम रही थी, जिन्हें वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। असल में जानवर तो तैर नहीं सकते थे, इसलिए वहां नहीं पहुंच पाए, मगर पक्षी ये लाइन आखिर क्रॉस क्यों नहीं करते, जबकि वो तो उड़कर जा सकते हैं। आखिर लॉम्बॉक से बाली और बाली से लॉम्बॉक कोई पक्षी क्यों नहीं आता? इसलिए अल्फ्रेड ने बाली और आइलैंड में पाए जाने वाले बर्ड्स पर दोबारा गहन रिसर्च शुरू की, जिससे उसे जल्द ही अपना जवाब मिल गया। असल में अब अल्फ्रेड को समझ आया कि इन दोनों ही आइलैंड पर नॉन माइग्रेटरी बर्ड रहती हैं। अगर बात की जाए बर्ड्स की तो इनके भी 2 टाइप होते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइबेरिया से कुछ पक्षी भारत में आ जाते हैं, इसलिए ऐसी बर्ड्स माइग्रेट बर्ड कहलाती हैं, क्योंकि ये हजारों किलोमीटर का सफर करके आती हैं। जैसे आर्कटिक टर्न जो हर साल करीब 90,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती हैं। और जैसा कि हमने अभी बताया कि साइबेरियन क्रेन सर्दियों में 5 से 10,000 किलोमीटर का सफर करके रूस से भारत, पाकिस्तान और चीन आते हैं। असल में माइग्रेटरी बर्ड्स के पंख बहुत स्ट्रॉन्ग और अलग होते हैं, जिसकी वजह से ये इतना लंबा सफर करके समुद्र के ऊपर उड़ सकते हैं। आप इनके विंग का कंपैरिजन एरोप्लेन से कर सकते हैं, तभी तो ये 10,000 किलोमीटर तक लंबा सफर कर लेते हैं। मगर अल्फ्रेड ने देखा कि इंडोनेशिया, बाली और लॉम्बॉक आइलैंड पर जो पक्षी हैं वो नॉन माइग्रेटरी हैं, यानी कि ऐसी बर्ड्स जो जहां पैदा होती हैं बस वहीं 1 से 2 किलोमीटर के डायमीटर में रहती हैं। अब अल्फ्रेड को समझ आ चुका था कि नॉन माइग्रेटरी बर्ड होने की वजह से ये पक्षी 35 किलोमीटर का लंबा सफर तय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पंख केवल 1-2 किलोमीटर के दायरे के लिए ही बने होते हैं। यही वजह है कि इस इनविजिबल लाइन को पक्षी भी क्रॉस नहीं कर पाते। हालांकि एनिमल एंड बर्ड के इस लाइन को क्रॉस करने की कहानी सबके सामने थी, मगर मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्ड और एनिमल की मिस्ट्री तो समझ आ चुकी थी कि वो एक से दूसरे आइलैंड पर क्यों नहीं पहुंचती, मगर मछलियां जो पानी के अंदर ही रहती हैं, तो फिर फिश एंड समुद्री जीवों के लिए ये लाइन क्रॉस करनी क्यों मुश्किल है। मगर अफसोस ये बात वॉलेस को भी समझ नहीं आई थी। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि जब अल्फ्रेड वॉलेस ने ये थ्योरी दी थी तब प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हमारे सामने नहीं आया था, इसलिए वो इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर जलीय जीव और मछलियां एक दूसरे आइलैंड तक क्यों नहीं पहुंचती हैं। मगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से हम सब कुछ जानते हैं कि हमारी धरती स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक है
और ऊपर से शांत और स्मूथ नजर आने वाली जमीन के अंदर बहुत सी मूवमेंट हो रही होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी धरती के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं, जिनके मूव करने की वजह से ये आपस में टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट पर बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हमारी धरती पर ये सभी कॉन्टिनेंट नजर आते हैं। नहीं तो पहले तो केवल एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जहां दुनिया भर के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। मगर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से करोड़ों सालों में सब कुछ बदल गया और पैंजिया टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट में बढ़ता गया। यही वजह है कि आज से 45 मिलियन साल पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करता था, मगर टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ये दोनों टूट गए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट टूटकर यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल गया और इसी टकराहट की वजह से हिमालय का राइज अप भी हुआ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज इसी टकराहट का नतीजा है। और यही नहीं, जहाँ जहाँ धरती में मौजूद प्लेट्स के जॉइंट होते हैं, दुनिया के ज्यादातर अर्थक्वेक और वोल्केनोज भी यहीं आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी वोलेटाइल होते हैं। यही वजह है कि साउथ एशिया में ज्यादातर भूकंप हिमालयन एंड हिंदू कुश रेंज में ही ओरिजिनेट होते हैं। साथ ही सिंगापुर, बाली और इंडोनेशिया आइलैंड का हिस्सा भी एक बहुत बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का शिकार हुआ था। यही वजह है कि यहाँ बहुत सारे वोल्केनो फटते रहते हैं, जिसकी वजह से इन आइलैंड्स के बीच मौजूद समुद्र के हिस्से में वाटर करंट इतना तेज है कि किसी भी जलीय जीव या फिश के लिए उसे क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है। तभी तो केवल 35 किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक्वेटिक क्रिएचर्स तैरकर बाली से लॉम्बॉक और लॉम्बॉक से बाली तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह कहा जा सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक शिफ्ट ही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण ये इनविजिबल लाइन बनी है। हालांकि ये थ्योरी वॉलेस की डेथ के काफी बाद आई थी, मगर सबसे पहले इस पर विचार इन्होंने ही किया था। यही वजह है कि इस लाइन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, क्योंकि 150 साल पहले भी उन्होंने एकदम सटीक कंक्लूजन निकाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपका इनविजिबल लाइन के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।